Good morning, students. चलिए तो क्या शुरू किया जाए? ओके जी। तो हम लोगों ने सेंट्रोमास टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तक देख लिया है। आज हम देखेंगे कोलिजन। तो सबसे पहले कोलिजन की डेफिनेशन। तो कोलिजन कब कहते हैं कि बिटवीन टू बॉडीज हुआ? तो कोलिजन इज said to be occurred between two bodies when at least momentum of one body is changed. तो ये आप चाहें तो डेफिनेशन लिखिए। कोलिजन is said to occur between two bodies in which due to their interaction momentum of at least one body is changed. ठीक है। और कोलिजन को होने के लिए उनके फिजिकल कांटेक्ट की कोई जरूरत नहीं है ना। तो कोलिजन कैन टेक प्लेस विद और विदाउट अ फिजिकल कांटेक्ट। जैसे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो उसमें न्यूक्लियस के पास से निकल जाता है अल्फा पार्टिकल, यानी उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्शन, एंड वी से कि देयर इज अ कोलिजन बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस, है ना, गोल्ड न्यूक्लियस। बट अदरवाइज बिलियर्ड बॉल्स की बात करें, है ना, कैरम कॉइन्स की बात करें, तो डेफिनेटली द फिजिकल कांटेक्ट they come in physical contact and because of which momentum changes. तो ऐसा बहुत से केस हैं जिसमें केवल एक ही बॉडी का चेंज होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पुट्टी है या कोई सैंड है, अगर वॉल पे आप थ्रो करेंगे, that will get stick to the wall, and in that case the momentum of the wall hasn't changed but the momentum of that sand or putty has changed. So at least one body's momentum should change, then only we'll say the collision had occurred between the bodies. अब कोलिजन को हम क्लासिफाई करते हैं और अलग अलग तरीके हैं क्लासिफाई करने के। तो पहला है कि इन विच मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड और नॉट, राइट। तो लिख लेंगे collision are said to be elastic if the mechanical energy is conserved. Collision is said to be elastic when mechanical energy is conserved. तो जैसे कई बच्चे सोचेंगे शायद काइनेटिक एनर्जी तो नहीं था, बट एक्चुअली नहीं, है ना। जैसे कईयों को बहुत क्लियर होगा कि ये काइनेटिक एनर्जी नहीं, बिकॉज ड्यूरिंग द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम डू चेंज, राइट। अगर एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो मैं करूंगा, अदरवाइज अगर आपको क्लियर है तो अच्छी बात है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो उनमें डिफॉर्मेशन होता है, और वो डिफॉर्मेशन की वजह से पार्शियल मैकेनिकल एनर्जी जो या इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो जाती है पार्शियली इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। एंड व्हेन दे सेपरेट दिस पोटेंशियल एनर्जी इफ return back to in the form of kinetic, then we'll say the mechanical energy is conserved and the collision is elastic. Or sometimes we say the kinetic energy before the collision is equal to kinetic energy after the collision, क्योंकि बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन हुआ था, ठीक है ना, वो वापस काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल जाता है। बट अगर इस डिफॉर्मेशन में अगर कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाता है, ठीक है ना, यानी कि 100% पोटेंशियल एनर्जी जो है वापस काइनेटिक में नहीं मिल पाती, तो देयर इज अ लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड सच अ कोलिजन आर said to be elastic. तो चलिए डिफाइन कर लें पहले। कोलिजन इज said to be elastic when the mechanical energy is conserved, and in elastic if it is not so, ठीक है ना, यानी मैकेनिकल एनर्जी जब कंजर्व नहीं है तो ये इनलास्टिक कहलाते हैं। तो एक तरीका जो क्लासिफिकेशन का था, है ना, वो आपके सामने है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। दूसरा है कि बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन इफ द बॉडीज मूव अलोंग द सेम लाइन, है ना, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, एक्चुअली अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, देन कोलिजन इज सेड टू बी हेड ऑन। चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं। If before and after the collision
bodies move along the line of impact, then collision is head on. And if one of the body's motion, at least one of the body's motion is not along the line of impact, collision is said to be oblique. ठीक है, तो oblique. अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है, तो चलिए देख लेते हैं. लाइन ऑफ इम्पैक्ट यानी अगर बॉडीज को हम स्फेरिकल मान लें, है ना, तो वहां थोड़ा आसान होगा. If these are the bodies spherical and these are their centers, right? So line joining the centers, this is called the line of impact. Actually, जो भी वैसे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात भी कर सकते हैं. तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपस में इंटरेक्ट करने वाले हैं, ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे. एंड द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस पॉइंट्स एक्चुअली इज कॉल्ड लाइन ऑफ इम्पैक्ट. ठीक है ना, तो इसे नोट कर लेते हैं. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. यानी अगर मोशन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही हो बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन कैसे है, हेड ऑन. और अगर ऐसा नहीं है ना, तो ये है ऑब्लिक. चलिए, तो अब यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स हैं. जैसे बल्कि एक टर्म भी है, वो भी हम डिफाइन कर लेते हैं. वो टर्म क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. ठीक है, सिंबल इज ई. तो ई जो है वो क्या है? ये है v2 माइनस v1 ओवर u1 माइनस u2. अब ये v2 v1 क्या है और u1 u2 क्या है, तो ये देखते हैं. v2 minus v1 is the relative velocity of separation along the line of impact, right? जहां पे v2 v1 क्या है, ये velocities of the point of contacts हैं, है ना, उन कोलाइडिंग पॉइंट्स हैं जो आपस में कोलाइड करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये बोल देता हूँ, जैसे p1 है और ये p2 है, राइट. अगर कोलिजन के बाद इन पॉइंट्स की जो वेलोसिटी है वो v2 और v1 है, ठीक है, along the line of impact, then v2 minus v1 is the relative velocity of separation along the line of impact. यानी इन पॉइंट्स की वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, बट जो इनके कंपोनेंट्स होंगे along the line of impact, that are v2 and v1. अब u1 minus u2 की बात कर लेते हैं. तो ये क्या है? is the relative velocity of approach of the colliding points along the line of impact. तो चलिए, तो ध्यान से देख लेते हैं कि P1 P2 ये कोलाइडिंग पॉइंट्स हैं और इनकी जो वेलोसिटीज हैं, ठीक है ना, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट. इनिशियली अगर u1 एंड u2 हैं बिफोर द कोलिजन, देन u1 minus u2 is the relative velocity of approach along the line of impact of the colliding points. राइट right? किसी का कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, तो यहां पर देखें
कि v2 और v1 अगर u1 u2 पता है तो हम लोग e निकाल सकते हैं। एंड फॉर द इलास्टिक कोलिजन e इज 1। तो यहाँ पे e की जो वैल्यू है वो एक फ्रैक्शन ही देख पा रहे हैं, रेशो है वेलोसिटीज और वेलोसिटीज का, तो इसलिए इसका कोई यूनिट तो नहीं होगा, ठीक है ना, बट वैल्यू है तो लिख देते हैं द वैल्यू ऑफ e लाइज बिटवीन 0 एंड 1। वैल्यू ऑफ e लाइज बिटवीन 0 and 1 for elastic collision. For elastic collision, A is equal to 1 for perfectly inelastic collision, it is equal to 0. Now what is perfectly inelastic collision? तो यहाँ लिख देंगे perfectly inelastic collision क्या होते हैं, बस सीधी सी बात है, मैकेनिकल एनर्जी तो यहाँ कंजर्व नहीं होने वाली है, एंड द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज आल्सो 0, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं these are the collisions, these are the collisions in which velocity of separation of the colliding points along the line of impact is 0, ठीक है जी। यानी जो हमने लिखा था v1 माइनस v2 ये 0 हो जाता है, यानी न्यूमरेटर इज 0 सो e बिकम्स 0। बट नॉर्मली जो न्यूमेरिकल्स में आपको केस मिलते हैं वो बॉडीज नॉर्मली स्टिक कर जाती हैं, बट स्टिक करना इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन। इवन इफ द बॉडी डजंट स्टिक, बट उनका जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट अगर वो 0 है तो ये एग्जांपल होगा इन इलास्टिक कोलिजन का। चलिए तो यहां तक आप नोट कर लें। चलिए हो जाए तो मुझे बता दीजिए। ओके चलिए फातिमा ने कहा डन, तो आई होप सभी का हो चुका है। ठीक है, कोई क्वेश्चन रेज करना हो आराम से कर लीजिएगा। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसका स्पेशल केस जो एग्जाम में खूब आता है कि हेड ऑन कोलिजन के केस में फॉर अ इनइलास्टिक कोलिजन इफ द इनिशियल वेलोसिटीज आर गिवन देन व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ फाइनल वेलोसिटीज। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं फॉर द इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन expression of final velocities of the colliding bodies। चलिए देखिए ये बॉडीज हैं तो इनके जो कोलाइडिंग पॉइंट होने वाले हैं वो ये होने वाले हैं, उनकी वेलोसिटी इनिशियली मान लीजिए u1 एंड u2 बिफोर कोलिजन है ये, और आफ्टर कोलिजन मान लीजिए ये v1 और v2 होने वाला है। अब जो इनकी वेलोसिटी होगी कोलाइडिंग पॉइंट्स की वो इनके सेंटर की भी हम ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ रोटेशन मोशन को नेग्लेक्ट किया, ठीक है ना, बॉडीज आर नॉट रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस, तो एवरी पॉइंट इज एक्चुअली हैविंग द सेम वेलोसिटी, हम इसे प्योर ट्रांसलेशन मोशन ले सकते हैं।
although these are the velocity or the point of colliding points actually, but we can take the center mass as well. तो ये हम करेंगे क्या, अगर मान लीजिए ये मास m1 है, ये m2 है, तो आपको पता है कि भाई m1 u1 प्लस m2 u2 जो इनिशियल मोमेंटम है उसे फाइनल मोमेंटम के बराबर करेंगे आप, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लगाएंगे। एंड सॉल्विंग दीज टू, जो रिजल्ट हमें मिलने वाले हैं वो हमें एक्चुअली ध्यान रखते हैं। तो v1 क्या होगा, v1 होगा देखो m1 माइनस ई m2 ओवर m1 प्लस m2, और यहाँ u1 प्लस यहाँ आएगा m2 प्लस ई m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u2। तो याद करना थोड़ा आसान है वैसे, अगर आप याद कर सकें। जैसे यहाँ v1 है तो शुरुआत यहाँ पे m1 से करनी है, और यहाँ पे e टाइम m2 आने वाला है, नीचे तो समेशन ऑफ मासेस है, और यहाँ u1 आएगा, दैट इज v1 है तो u1 है। और सेकंड एक्सप्रेशन में सेकंड मास यानी m2 प्लस em2, और नीचे समेशन ऑफ मासेस एंड वेलोसिटी ऑफ द सेकंड मास यानी u2। बिल्कुल ऐसे ही आप v2 भी ले सकते हैं। अगर v2 लिखने जा रहे हैं तो शुरुआत आप m2 से करेंगे, माइनस e m1 से करेंगे, नीचे समेशन ऑफ मासेस आएगा, और यहाँ वेलोसिटी u2 आएगा। तो एकदम से देखिए एक सिमिलैरिटी, इधर v2 लिया तो इधर u2 लिया। अब यहाँ दूसरा मास यानी m, तो m1 प्लस ई m1 ओवर समेशन ऑफ मासेस एंड द वेलोसिटी ऑफ m1 दैट इज u1। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हेड ऑन कोलिजन में फाइनल वेलोसिटीज जो हैं दोनों की कोलाइडिंग बॉडीज की v1 v2 वो दी जाएंगी इन एक्सप्रेशन से। और अगर कोलिजन को इलास्टिक बना दिया जाए तो E को हम 1 रख सकते हैं और करस्पॉन्डिंग v1 v2 निकाल सकते हैं। तो इसे आप थोड़ा सा पहले नोट कर लें ध्यान से, या फिर मैं इसके साथ साथ ही इसको नीचे भी लिख सकता हूँ। तो लिख देंगे इफ कोलिजन इज इलास्टिक, कोलिजन इज इलास्टिक, इलास्टिक, तो E तो 1 हो गया। तो उस केस में जो हमारा v1 हो जाएगा वो m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u1, और इधर ट्वाइस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u2, और v2 भी हमारा m2 माइनस m1 हो जाएगा, और नीचे खैर समेशन ऑफ मासेस है, और यहाँ u2 है प्लस ट्वाइस m1 है, और यहाँ m1 प्लस m2 इंटू u1 है। तो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, चलिए हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के एक्सप्रेशंस। और यहाँ कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, जैसे कि हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में पहला स्पेशल केस क्या है कि व्हेन द मासेस आर इक्वल देन वेलोसिटीज गेट एक्सचेंज्ड। तो चलिए इसके स्पेशल केसेस की हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहला, इफ m1 इज इक्वल टू m2 then velocities get exchanged, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं v1 का एक्सप्रेशन निकालना चाहूँ तो देख रहे हैं आप कि m1 m2 के बराबर है, तो ये तो आ गया 0, और नीचे आ गया m1 प्लस m2 यानी 2m एक्चुअली, बोथ द मास आर इक्वल, एंड दिस u1, और यहाँ मैं लिखूंगा 2m और नीचे भी 2m एंड दिस इज u2। तो ये तो खैर टर्म 0 हो गया, और ये आपका u2 बचा, यानी जो सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी थी वो पहली बॉडी का फाइनल वेलोसिटी हो गया है। सिमिलरली अगर मैं फाइनल वेलोसिटी की बात करूं सेकंड बॉडी का, तो m2 माइनस m1 अगेन 0 आ जाएगा, और नीचे 2m ही आएगा, एंड दिस इज u2, देन दिस इज 2m ओवर, क्या ये मैं ठीक कर रहा हूँ, राइट, तो 2m ओवर 2m इंटू u1। तो ये भी आप देख पा रहे हैं सिमिलरली ये 1 हो जाएगा, और ये फाइनली u1 बचेगा। तो जो पहली बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी था वही सेकंड बॉडी का फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा।
ओके, तो ये था स्पेशल केस पहला। सेकंड क्या होगा, है ना, फॉर्मूले तो खैर हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। तो सेकंड है कि अगर फर्स्ट बॉडीज मास इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द सेकंड बॉडी, तो चाहे तो आप इसे दोबारा देख लें। जैसे हमारा जो V1 है ना, वो M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू U1 है, और ये ट्वाइस M2 ओवर M1 प्लस M2 U2 है। और जो V2 था वो M2 माइनस M1 ओवर M1 प्लस M2 U2 है, and this is 2m1 over m1 plus m2 into u1। चलिए, तो सेकंड केस है when m1 is very very small compared to m2। तो जब वेरी स्मॉल होता है तो हम क्या करते हैं, प्लस एंड माइनस में उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं v1 लिखना चाहूंगा तो m1 माइनस m2 इज नियरली एक्चुअली इक्वल टू m2, और नीचे m1 प्लस m2 है तो फिर m1 को निग्लेक्ट कर देंगे तो ये m2 ही बचेगा, एंड दिस इज u1। और यहाँ देखो क्या आएगा, M2 is quite large, ये M2 है, और M1 को फिर निगलेक्ट कर रहे हैं तो नीचे भी M2 आने वाला है, and this is U2। तो आगे एक्सप्रेशन माइनस U1 प्लस 2U2। तो फर्स्ट बॉडी का जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाएगा माइनस U1 प्लस 2U2। और याद रखिएगा इसमें साइन कन्वेंशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। राइट में जैसे है वेलोसिटीज पॉजिटिव है तो लेफ्ट में अगर होंगी तो नेगेटिव ले लेंगे। ऑल्दो फॉर्मूले में माइनस U1 प्लस 2U2 आ रहा है, बट जिसका भी वेलोसिटी राइट में है दैट वैल्यू इज टेकन एज पॉजिटिव, और जो लेफ्ट में आएगा वो नेगेटिव। चलिए V2 भी निकाल लेते हैं। तो V2 क्या होने वाला है इस केस में, जैसे M2 माइनस M1, तो M1 को निगलेक्ट करेंगे तो M2 ही बचेगा, और नीचे M1 प्लस M2 तो भी M2 ही बचेगा, एंड दिस इज U2। और सेकंड केस में यहाँ जो सेकंड एक्सप्रेशन है ट्वाइस M1, तो M1 को निगलेक्ट करेंगे तो M1 इज अप्रोचिंग टू जीरो, तो जीरो अपॉन समथिंग इज जीरो एक्चुअली, तो दिस विल अप्रोच टू जीरो। तो कहने का अर्थ ये है कि V2 इज इक्वल टू U2। तो सेकंड बॉडी का जो फाइनल वेलोसिटी है वो उसके इनिशियल वेलोसिटी के ही बराबर होगा। अब एक और केस ले लेते हैं कि फर्स्ट बॉडी जो है कोलाइडिंग बॉडी उसका मास ज्यादा है, यानी M1 इज ग्रेटर देन M2। तो चलो इसी के नीचे लिख लेते हैं थर्ड केस। थर्ड केस व्हेन M1 इज मच मच ग्रेटर देन M2। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से कि हमारा ये, बल्कि मैं यहाँ ले आता हूँ बेटर होगा। तो V1 V2 आपके सामने है, तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ कि जो V1 है वो क्या हो जाएगा। अगर M1 बहुत बड़ा है तो M1 अपॉन ये M1 ही आएगा और ये U1 होगा, और M2 अगर बहुत छोटा है तो ये जीरो अपॉन समथिंग, है ना, दिस विल अप्रोच टू जीरो, एंड फाइनली वी आर लेफ्ट विद U1 ओनली। यानी पहली बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है वो पहली की इनिशियल के ही बराबर होगी अगर मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज मच मच ग्रेटर देन द सेकंड मास। सिमिलरली V2 की बात करें तो V2 में M2 माइनस M1 है, एंड M2 को हमें क्या करना है, निगलेक्ट, तो माइनस M1 ओवर M1 इंटू U2, और M1 फिर से क्या है, वेरी स्मॉल, लार्ज सॉरी, तो M1 इज लार्ज, ओके, ट्वाइस M1 ओवर M1 इंटू U2। तो आप देख पा रहे हैं माइनस U2, दिस इज U1, ओके, तो ये आ गया प्लस 2U1। तो चलिए ये देखिएगा फाइनल एक्सप्रेशन, तो एक सिमेट्री है। आप देखेंगे पहले वाले रिजल्ट में भी कुछ ऐसे ही आया था, यानी ये V1 था तो ये माइनस U1 है और ये ट्वाइस U2 है। अब ये V2 है तो ये माइनस U2 है और ये ट्वाइस U1। तो इस तरीके से आप इन रिजल्ट्स को याद भी रख सकते हैं। चलिए देखिएगा, ओके।
चलिए तो हम नेक्स्ट केस पे आते हैं। यानी ये इलास्टिक कोलिजन हेड ऑन के स्पेशल केसेस थे, है ना, ये हमें ध्यान रखने हैं और ये एग्जाम में हमें डायरेक्टली मिल जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर कंप्लीटली हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन है तो जनरली ये पूछ लिया जाता है कि लॉस इन एनर्जी का, है ना, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा इन सच केसेस। तो कंप्लीटली हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन, completely head on in elastic collision, in elastic collision। तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट बॉडी है m1 और मूव कर रहा है u1 से, सेकंड बॉडी है m2 और वो मूव कर रहा है u2 से, एंड देन दे मूव विद द कॉमन वेलोसिटी से v एंड द masses combined masses m1 plus m2। तो यहाँ देखिएगा अगर मोमेंटम कंजर्व करें तो m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होगा m1 प्लस m2 इंटू v के। तो यहाँ से हम ये कॉमन वेलोसिटी निकाल सकते हैं ना, v इज द कॉमन वेलोसिटी, तो दिस कैन बी फाउंड। नाउ द एक्सप्रेशन ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक क्या है, हाफ m1 प्लस m2 इंटू v। तो यहाँ एनर्जी का हुआ है लॉस, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन्स में एनर्जी का क्या होता है, लॉस। तो डेल्टा के यानी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल करें। देखिए चेंज निकालना होता तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, बट जब लॉस की बात हो रही है तो बड़े में से छोटा यानी इनिशियल में से फाइनल माइनस कर सकते हैं। तो ये डेल्टा के जो है फिलहाल यहाँ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला आपको मिलेगा। तो ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ loss in kinetic energy in the inelastic collision। और इस फॉर्मूले को यूज करते हुए ध्यान रखिएगा कि आपको वेलोसिटीज के साइन प्रॉपर्ली यूज करने हैं। जैसे मैंने कहा कि राइट में अगर वेलोसिटीज हैं तो पॉजिटिव, लेफ्ट में है तो नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि अगर u1 u2 अभी तो मैंने सेम डायरेक्शन में दिखाए हैं, अगर अपोजिट होते, यानी मान लो डायग्राम कुछ ऐसा होता कि m1 इधर है, u1 इधर है ना, m2 इधर है और u2 इधर है, एंड फाइनली they are moving together with some common velocity in this direction। In that case, what is the expression of delta k? तो delta k m1 m2 over m1 plus m2, ठीक है, u1 plus u2 हो जाता, ध्यान रखिएगा u1 plus u2, यानी u2 के साइन को हमने नेगेटिव के साथ रखा तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो u1 plus u2 का स्क्वायर हो जाएगा if they are moving towards each other before collision। ठीक है, तो इसे हम नोट कर लेते हैं। तो ये था कि परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। नाउ इफ द कोलिजन इज नॉट परफेक्टली inelastic, that is the value of E is there which is somewhere between 0 and 1, तब क्या एक्सप्रेशन होगा। तो चलिए लॉस इन काइनेटिक का एक्सप्रेशन लिखते हैं। इन द केस लिखते हैं कि इफ द अबव केस, इफ इन द अबव केस E is given, है ना, given। तो इस केस में हम करते क्या एक्चुअली, इस केस में हम मोमेंटम कंजर्व करते हैं, है ना, m1 u1 m2 u2 और m1 v1 प्लस m2 v2। एक इक्वेशन तुम्हारी ये आती, और दूसरी क्या आती, E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 ओवर u1 माइनस u। और यहाँ से हम लोग एक्सप्रेशन निकालते v1 v2 का, जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी है, और डेल्टा के यानी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइनली हम निकाल पाते, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैं सीधा रिजल्ट लिख रहा हूँ, तो ये आएगा हाफ m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 ब्रैकेट u1 माइनस u2 होल स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस e स्क्वायर, ठीक है ना, 1 माइनस e स्क्वायर। और यहाँ से वो भी केस आ जाएगा जो अभी हमने ऊपर ड्राइव किया, यानी e को अगर मैं 0 ले लूँ परफेक्टली इनलास्टिक के लिए तो वही एक्सप्रेशन आ जाएगा जो कि हमने ऊपर लिखा था, हाफ m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 ब्रैकेट u1 माइनस u2 होल स्क्वायर। और अगर E को 1 ले लें यानी इलास्टिक कोलिजन करते हैं, तो इलास्टिक में हम जानते हैं कि बिफोर द काइनेटिक आफ्टर द काइनेटिक इक्वल है,
तो इसका मतलब लॉस इन काइनेटिक जीरो आ जाएगा। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला विच विल कवर ऑल द केसेस। चलिए अभी हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने अभी देखे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशंस। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एप्लीकेशन देखेंगे कोएफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन का, और हम चलिए ऑब्लिक कोलिजन की भी बात कर सकते हैं, है ना। ऑब्लिक कोलिजन, तो ऑब्लिक कोलिजन मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ तो इससे ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ चलिए प्रॉब्लम प्रॉब्लम भी एक ले लेते हैं। देखें, ये फ्लोर है और एक बॉडी जो है स्फेरिकल बॉडी जिसका मास है में, ठीक है ना। बिफोर कोलिजन वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी से u, और इसका एंगल है थीटा, थीटा विद द वर्टिकल। Now it goes in this direction, making an angle some alpha with the vertical with some velocity v. तो u is given and v is unknown, alpha is unknown. और क्या given है? E given है. Coefficient of restitution is E. तो आपसे कहा गया कि find v and find alpha, right? अल्फा जीरो करने में अल्फा भी फाइंड करना है और v भी फाइंड करना है। तो पहले चलिए आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे कोलाइडिंग बॉडीज है कौन सी। तो एक तो ये जो स्फेरिकल बॉडी दी है मैंने जिसका मास है में, और दूसरा क्या है, फ्लोर, फ्लैट फ्लोर, और फ्रिक्शनलेस मान सकते हैं इसे, है ना, फ्रिक्शनलेस मान लेते हैं। देयर इज नो फ्रिक्शन, सो नो हॉरिजॉन्टल फोर्स विल बी देयर ऑन द बॉडी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं है डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो अगर हम बात करें कि एम मास का जो मोमेंटम है उसका ये वाला कंपोनेंट जैसे एंगल थीटा ही है, तो दिस कंपोनेंट इज mu cos theta and this component is mv sin theta। और v की बात करें तो इधर जो कंपोनेंट है वो तो खैर mv cos theta है, खैर उसकी जरूरत हमें नहीं है, और mv sin theta sin अल्फा होगा इन दिस डायरेक्शन द फाइनल मोमेंटम। तो पैरेलल टू द सरफेस, ठीक है ना, पैरेलल टू द सरफेस जो कोई फोर्स अगर नहीं है तो मोमेंटम क्या होगा बॉडी का, कंजर्व सेम। तो मैं लिख सकता हूँ mu cos theta is equal to mv sin alpha, ठीक है जी, लिख सकते हैं। तो by conserving the momentum of the body along the flow we get mu cos theta। मैं शायद कर रहा हूँ mu m mu sin theta है ये mu sin theta। तो mu sin theta is equal to mv sin alpha। ध्यान देखिएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो mu cos थीटा है और जो पैरेलल टू द सरफेस है वो mu sin थीटा है। तो मुझे mu sin थीटा को बराबर रखना है mv sin अल्फा के। तो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करेंगे तो कॉमन नॉर्मल बोलते हैं या सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन, लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोलते हैं। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन, दिस इज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो ई जो होता है वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ओवर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, वो है E cos अल्फा। ध्यान देखो, V cos अल्फा। तो फ्लोर तो वही है, बट जो कोलाइडिंग बॉडी होगी उसका जो कंपोनेंट है नॉर्मल टू इट वो क्या है, V cos अल्फा। इस वेलोसिटी से वो दूर जा रहा है और वेलोसिटी अप्रोच क्या था, तो वो है U cos थीटा। तो चलिए हम देख पा रहे हैं इट इज U cos थीटा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा E U cos थीटा इक्वल टू V cos अल्फा। तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन। अगर फर्स्ट को मैं सेकंड से डिवाइड करता हूँ तो u तो कैंसिल हो जाएगा, v कैंसिल हो जाएगा, और मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा tan थीटा अपॉन e इज tan अल्फा।
यानी मेरा पहला नोन तो आ गया अल्फा, क्या है वो, tan इनवर्स tan थीटा अपॉन ई। तो चलिए इसे नोट करते हैं कि एंगल जिससे वर्टिकल से जाएगा बॉडी वो हमें मिल गया। अब हमें v चाहिए, तो ये आराम से नोट करने के बाद देखते हैं कि v कैसे आएगा। चलिए तो यहाँ तक आप कर चुके हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम स्क्वायर करके ऐड कर दें, ठीक है ना, तो हम क्या करना चाहते हैं, हम अल्फा को एलिमिनेट करना चाहते हैं। ओके गुड। तो हम अल्फा को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो अगर हम दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा व कॉस का अल्फा ये तो हो जाएगा 1। तो चलिए देखें स्क्वायर करके ऐड करने पे क्या आता है। तो मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा, so by squaring and adding 1 and 2 we get, तो साइन स्क्वायर यू स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। यानी अल्फा हमारा एलिमिनेट हो गया एक्चुअली, अल्फा एलिमिनेट हो गया। और ये एक्सप्रेशन देखो क्या आ गया, u को आप चाहें तो कॉमन ले लें, बाहर ले आए, और ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको अगर अंडर रूट कर दें तो ये हमें दे देगा v। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ v इन टर्म्स ऑफ थीटा। चलिए ठीक है भाई, हो गया। हाँ जी बेटा, डन। ओके चलिए तो फिर बढ़ते हैं। तो जो बहुत इसके कुछ खास एक दो सवाल हैं वो हम ले रहे हैं, ठीक है ना, एग्जाम में मिल सकते हैं, प्लस उससे कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पे मैं केस लेने जा रहा हूँ जहाँ हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये दो ब्लेड बॉल्स रखी हुई हैं, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन, कुछ वर्टिकल मोशन नहीं होगा, बिल्कुल जैसे ब्लेड टेबल्स पे मोशन होता है वैसा फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो ये दो बॉडीज हैं और एक तीसरी बॉडी ब्लेड बॉल यानी आइडेंटिकल, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी जो गिवन नहीं है, जो हम खुद मान लेंगे, चलो इट इज v नॉट। देन आफ्टर कोलिजन ये जो कोलाइडिंग बॉडी थी ये तो आ गई रेस्ट में, कम्स एट रेस्ट, और ये दोनों बॉडीज जो हैं वो चल पड़ी से विद सम वेलोसिटी v, राइट। तो अगर मैं नाम दे दूं ए बी सी,
तो A collides symmetrically with the bodies V and C and comes at rest after collision, and B and C moves. So symmetrical collision है, तो V सेम होगा भाई उनका, मतलब मैग्नीट्यूड में। तो बताना ये है what is the value of E in this case? Find the value of E. तो क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ, तीनों आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल्स हैं, ए बी एंड सी, यानी सेम मास है, सेम रेडियस है, एवरीथिंग इज सेम या सिमेट्रिकल। नाउ ए कोलाइड्स सिमेट्रिकली विद बी एंड सी, एक साथ टकराता है हमसे, एंड कम्स एट रेस्ट, तो ए रेस्ट पे आ जाता है, एंड बी एंड सी मूव्स इन द इम्पल्स, एक्चुअली जो नॉर्मल के अलॉन्ग ही होगा, तो यानी इस लाइन के अलॉन्ग ही जाएगा। अगर इनके सेंटर्स को ज्वाइन करें तो हमें दिख रहा है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनने वाला है, ठीक है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर एक का रेडियस r भी मान लेते हैं, ठीक है ना, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहाँ पे 2r होने वाला है। और आपसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे। तो हमारे सिस्टम में तीनों बॉडीज है, ऑल द थ्री। तो ये लाइन मैं y एक्सिस मान लेता हूँ, ये लाइन मैं x एक्सिस मान लेता हूँ, राइट। तो मैं देख पा रहा हूँ कि जो इनिशियल मोमेंटम था वो y में ही था, है ना, बॉडी ए का, और b और c तो रेस्ट पे थे। तो इनिशियल मोमेंटम y में जो होगा वो क्या होगा, m इंटू वी नॉट, m इंटू वी नॉट। अब ये एंगल जो है वो 30 है, ये भी 30 है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है ना। तो ये एंगल बाइसेक्टर है, तो दीज आर 30 एंगल ईच। तो व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम? तो फाइनली ए तो रेस्ट पे आ गया, तो a इंटू वी कॉस 30 इंटू 2 करना पड़ेगा, बिकॉज दो बॉडी है बी एंड सी। तो यहां से मास तो चलिए कैंसिल कर देते हैं, तो v और cos 30 क्या होता है, √3/2। तो यहां से v आया, दिस इंप्लाइज v इज v0/√3, v0/√3। चलिए अब अंडरस्टैंड करते हैं कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट है क्या। एक्चुअली ए या बी को ले लीजिए या ए और सी को ले लीजिए, कोई भी बॉडी ले सकते हैं। ऑल्दो कोलिजन ए का बी और सी के साथ साइमल्टेनियसली हुआ है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और हमें पता है ये होता क्या है, ये होता है रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द कॉमन नॉर्मल और अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो यह लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है, चलिए मैं अगर ए और बी को ले लेता हूं, तो दिस इज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। तो इसके अलोंग जो वेलोसिटी ऑफ, चलिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, अगर हम कहें तो ये है v cos 30, v एक्चुअली। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज v एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज v नॉट cos 30। ध्यान से देखो, यानी जब a रेस्ट पे आ जाएगा, b सी लाइन के अलोंग जाएगा, तो बिकॉज दीज बॉडीज आर सेपरेटिंग विद द स्पीड या वेलोसिटी v, क्योंकि a रेस्ट पे है और b मूव कर रहा है b से इसी लाइन के अलोंग। और वेलोसिटी अप्रोच क्या था, जब b तो रेस्ट पे था लेकिन a मूव कर रहा था अलोंग दी y एक्सिस, तो उसका जो कंपोनेंट था अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट वो क्या था, v नॉट cos 30। तो v नॉट cos 30 was the velocity of approach and v is the velocity of separation along the line of impact। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, हम v की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो v नॉट, और ये तो खैर √3/2 है, और नीचे क्या था हमारा v0/√3, v0/√3। तो v0 से v0 कैंसिल कर दीजिए, और ये √3 ऊपर आ जाएगा, तो √3 इंटू √3 और नीचे है 2। तो आंसर आ गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया, तो गलत आ गया, 3/2 है। लेट मी सी, कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है, लेट मी सी। ये गलत नहीं लिखा मैंने, ठीक लिखा है, v0/√3 है, एंड दिस इज v0 cos 30, cos 30 √3/2 ही होता है। लेट मी सी, mv0, mv cos 30 into 2, तो m cancel √3/2, v0/√3, okay, and e is velocity of separation। अच्छा यहाँ मैंने थोड़ी ये उल्टा लिख दिया मैंने, एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऊपर आएगा और नीचे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आएगा, यस। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज v and the velocity of approach is v0 cos 30 एक्चुअली,
ठीक है ना, cos 30। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, देखिए है ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच था ना, तो सेपरेशन तो v है, अप्रोच v नॉट cos 30 है, तो v की वैल्यू हमारे पास है v नॉट बाय √3 और ये है v नॉट √3/2, तो v नॉट से v नॉट कैंसिल, तो ये आ गया 2/√3 इंटू √3 यानी 2/3। चलिए क्या सभी को क्लियर है, क्योंकि ई जो आना था, अच्छा हमने अपनी गलती कैसे पकड़ी, क्योंकि हमें पता था कि ई को तो 1 से कम होना है भाई, और ये कैलकुलेट होके क्या आ रहा है, ई 1 से ज्यादा, ठीक है ना, 3/2 आ रहा, तो हमने कहीं ना कहीं ऊपर नीचे गलती कर दी, एंड ई है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ओवर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। चलिए तो ये क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। तो एक केस आता है जो काफी कॉमन है, बैलिस्टिक पेंडुलम का, तो उसमें कंफ्यूजन कई बार ये होती है कि एनर्जी कब कंजर्व करनी है कब नहीं करनी है। चलिए देख लेते हैं। तो बैलिस्टिक पेंडुलम है क्या, एक थिन या मास्टर रॉड से एक ब्लॉक हैंग कर रहा है जिसका मास क्या है, कैपिटल एम। ओके, तो अगर मान लो कोई बॉडी जैसे कोई बुलेट जिसका मास एम है, वो किसी वी नॉट वेलोसिटी से आता है और यहाँ टकराने के बाद या तो उसमें एम्बेड हो जाता है या एम्बेड होके मान लीजिए निकल भी जाता है। चलिए निकाल देते हैं इसे। तो ये क्या हुआ, आगे चला गया और इसकी वेलोसिटी हो गई v0/2। तो स्मॉल एम और कैपिटल एम में जो कोलिजन हुआ वो कैसा था, इन इलास्टिक कोलिजन, है ना, गिवन है कि इन इलास्टिक कोलिजन हुआ बिटवीन द बुलेट एंड द ब्लॉक। तो बुलेट बहुत ही कम टाइम के लिए कांटेक्ट में रहा ब्लॉक के और टकरा के आगे निकल गया, और निकलने के बाद ब्लॉक के पास कुछ वेलोसिटी आ गई। हम्म, कुछ मान लीजिए ब्लॉक के पास वेलोसिटी आ गई v। अब बुलेट तो चला गया है लेकिन ब्लॉक भी ऊपर जाएगा, ब्लॉक ऊपर जाएगा, तो मान लीजिए हाइट अटेंड करता है h। तो पूछा जाता है इस h की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, h की वैल्यू क्या होगी, या अगर ये l दे दिया तो थीटा भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि बुलेट प्लस ब्लॉक का जो एनर्जी है वो तो हम कंजर्व नहीं कर सकते बिकॉज कोलिजन कैसा है, इनइलास्टिक। तो हम पहले क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्व करके कैपिटल V को निकाल सकते हैं, है ना। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, small m into v naught and capital M into 0, this is the initial momentum of the system. Then small m goes with the velocity v naught by 2, so final momentum is v naught this plus capital M into v। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सल फोर्स नहीं है, इसलिए मोमेंटम तो कंजर्व होगा, ठीक है जी, मोमेंटम कंजर्व होगा। और यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो v आ जाएगा m v नॉट अपॉन कैपिटल M। नहीं, इस केस में ऐसा नहीं, तो इस केस में mv0/2 अपॉन कैपिटल M, ठीक है जी। mv0 में से mv0/2 माइनस करेंगे तो mv0/2 बचेगा, कैपिटल M को नीचे ले आइए, तो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक जस्ट आफ्टर द कोलिजन। अब क्या करेंगे, अब हम ब्लॉक की केवल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, यानी अब इस कोलिजन से हमारा कोई मतलब नहीं है, कोलिजन हो चुका है एंड ये वेलोसिटी गेन कर चुका है। नाउ वी कैन कंजर्व द एनर्जी ऑफ द कैपिटल M। तो अप्लाइंग COMe ऑन कैपिटल M, तो इनिशियल जो उसकी एनर्जी है वो क्या है, काइनेटिक, हाफ एम वी स्क्वायर, और हाईएस्ट पॉइंट पे एनर्जी किस फॉर्म में है, केवल पोटेंशियल, तो एम जी एच। तो यहां से हमारा जो एच है वो आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, तो ये छोटा सवाल है लेकिन बहुत कॉमन है इसलिए मैंने यहाँ ले लिया एग्जाम में। तो चलिए देख लेते हैं इसे।
चलिए, तो ये हो गया है। ओके, गुड। अब यहाँ कुछ केसेस हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन के भी केस हैं कुछ। ओके, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम की बातें हम थोड़ी सी कर सकते हैं हल्की फुल्की। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या है कि अगर मान लीजिए कोई फ्रेम यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम सेंटर ऑफ मास से अटैच कर दें, तो दैट विल बी कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ठीक है, इफ वी वर्क फ्रॉम द reference frame which is attached with the center of mass of the body, center of mass, ठीक है, of the system, and such a frame is the center of mass frame। ठीक है, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ कुछ केसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं केस ले रहा हूँ। एक ब्लॉक है M1 और एक लगा है स्प्रिंग, और यहाँ पर है दूसरा ब्लॉक M2। यहाँ पर एक फोर्स लगाते हैं हम लोग कैपिटल F। तो सपोज एक फोर्स लगा दी गई ऑन M2F, और आपसे पूछा गया फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है और पूछा ही गया फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। तो यहाँ अंडरस्टैंड करना है कि जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा वो होगा वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो कैसे होगा उसे हम देखते हैं अभी। देखिए, अगर आप ये सेंटर ऑफ मास है मान लीजिए, और आप इस सेंटर ऑफ मास पे बैठे, ठीक है, तो मैं आपसे कहूँ कि आप कौन से फ्रेम से वर्क कर रहे हैं, मतलब इज इट आइसोलेटिंग और नॉन आइसोलेटिंग। तो शायद हमें मालूम है कि सेंटर ऑफ मास का आइसोलेशन तो है ना। तो सेंटर ऑफ मास का जो आइसोलेशन है ACM, वो क्या हो जाएगा F/M1 प्लस M2। तो इट मींस हम एक नॉन रेशनल फ्रेम से वर्क कर रहे हैं, देयरफॉर इट इज एन नॉन इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम क्या लगाते हैं, हम सूडो फोर्स लगाते हैं, तो हमें सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी। तो चलिए, हम यहाँ से वर्क कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सूडो फोर्स लगा रहे हैं M1 इंटू ACM, और इस पर भी लगाएंगे M2 इंटू ACM। ठीक है ना। तो ये फोर्सेस हम यहाँ पे देखेंगे लग रही हैं, और डेफिनेटली स्प्रिंग फोर्स भी लगेगा ही जब बात करेंगे स्प्रिंग फोर्स की। तो सूडो फोर्स हमने यहाँ पर लगा। अब सेंटर मास फ्रेम से हम बैठ के वर्क कर रहे हैं, और हम क्या देख रहे हैं, हम ये देखेंगे कि भाई ये दोनों ब्लॉक्स जो हैं, जैसे हम नेट फोर्स की बात करें यानी M1 ACM की बात करेंगे कितना है, तो उसको मैं नाम देता हूँ F1, एंड दिस इज इक्वल टू M1 ACM टुवर्ड्स लेफ्ट। और ACM की अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो ये आ रही है इतनी, M1 F M1 प्लस M2 है ना, टुवर्ड्स लेफ्ट।
टुवर्ड्स लेफ्ट, फोर्स है ये। एंड सपोज मैं नेट फोर्स देखता हूं M2 पर, जो F2 है, F2 विच इज टुवर्ड्स राइट एक्चुअली, एंड वो होगा F माइनस M2 ACM। तो इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ACM मेरा देखो क्या आता है, F अपॉन M1 प्लस M2। तो इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा M1 F प्लस M2 F माइनस M2 F अपॉन M1 प्लस M2। तो ये तो हो गया कैंसिल, ये आया फिर से M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू F। तो ये है टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट। बहुत बढ़िया। तो चलिए ये हमने देखा कि भाई F1 जो है और F2 का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। देखो ध्यान से, F1 का मैग्नीट्यूड भी इतना है और F2 का जो मैग्नीट्यूड है वो भी इतना है, यानी F2 F1 का मैग्नीट्यूड आर सेम, और हमने इसको नाम दे दिया F डैश। ठीक है ना, F डैश। अब सेंटर मास फ्रेम से हम बैठ के देख रहे हैं दोनों ब्लॉक्स को। तो जो M1 ब्लॉक है वो हमें लेफ्ट में जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस पर जो नेट फोर्स थी वो थी लेफ्ट, और जो M2 है वो राइट में जाता हुआ नजर आएगा, बिकॉज राइट में थी। चलिए मान लेते हैं कि मैक्सिमम एक्सटेंशन यानी मैक्सिमम दूरी जब होगी तो ये दोनों हमें क्या नजर आने वाले हैं, ये हमें नजर आने वाले हैं रेस्ट में। क्योंकि जब मैक्सिमम एक्सटेंशन आएगा तो इसका मतलब क्या है कि हमसे मैक्सिमम दूर जो M2 जा सकता है वो जाएगा, जितना M1 जाएगा वो जाएगा, और जब मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगा तो दोनों होंगे एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू मी। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? और अगर मुझे रेस्ट में नजर आता है और मैं मान लूं कि M1 मूव किया है लेफ्ट में x1 और M2 मूव करता है x2, तो अब मैं लगाता हूं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पर क्या है, या उसकी कोरिलेट लगा सकता हूं मैं, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये अगर आपको याद हो तो जैसे एफ डैश x1 अगर चलता है M1, तो M1 पे वर्क कितना हुआ एफ डैश इंटू x1, और राइट में जो वर्क डन हुआ वो भी एफ डैश इंटू x2 हुआ। दिस इज आर वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस, और ये है चेंज इन मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब चेंज इन पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एक्चुअली, हालांकि मैंने पोटेंशियल लिख दिया यहाँ पर काइनेटिक का चेंज नहीं है, होता ही चेंज इन मैकेनिकल है, बट अगर काइनेटिक का चेंज नहीं है तो इसमें चेंज इन पोटेंशियल कह सकता हूँ। और चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, हाफ के x1 प्लस x2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं एफ डैश कॉमन ले लूँ तो x1 प्लस x2 है ये, और ये हाफ के x1 प्लस x2 होल स्क्वायर है। तो एक तो हो गया कैंसिल। तो यहाँ से जो x1 प्लस x2 की वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई है, ट्वाइस ऑफ एफ डैश अपॉन के। और एफ डैश तो हमने ऊपर निकाला हुआ है, कितना है वो है m1। ठीक है ना, यही है ना, m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू एफ, यानी m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू एफ। और यही हमारा आंसर है, द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। तो देखिए क्या ये समझ में आ गया है। हाँ जी, क्या ये समझ आया? यानी सेंटर मास फ्रेम से जब देखेंगे तो ये दोनों ब्लॉक हमसे दूर जाएंगे, और जब
हमारे रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में आ जाएंगे, दैट इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। तो इनिशियली ये ब्लॉक रेस्ट में थे जो हम देख रहे थे, और फाइनली भी रेस्ट में है, तो डेल्टा के ऑफ द सिस्टम इज 0। तो चेंज इन मैकेनिकल ऑफ द सिस्टम जो है एज सीन बाय अस फ्रॉम द सेंटर मास फ्रेम इज ओनली इन द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग ऑफ कोर्स। तो स्प्रिंग का जो चेंज इन पोटेंशियल होता है वो तो यही होता है ना, इनिशियल एक्सटेंशन 0 था, फाइनली x1 प्लस x2 है, तो हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। और ये किसके बराबर आना था, ये वर्क डन बाय द फोर्सेस अदर देन कंजर्वेटिव। और उसमें क्या क्या आ जाएगा, ये जो सूडो और जो भी हमने अप्लाई किया था एक्सटर्नली, ठीक है, उनका जो रिजल्टेंट है जो आता है एफ डैश, और दोनों इक्वल आते हैं। तो जैसे मैं अभी एक जनरल केस भी करवाऊंगा, तो भी आपको कितना भी फोर्स लगा दे इधर, सेंटर मास फ्रेम से जो नेट एक्सटर्नल फोर्स आने वाली है वो 0 ही आने वाली है सेंटर मास फ्रेम से, बस ये याद रखिएगा। चलिए, तो क्या ये क्लियर है? ओके जी, चलिए, मुझे लगता है और इस पे करवाना, अगर आपको लगता है एक केस और करवाना है तो मैं करवा देता हूँ। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके आने के थोड़े चांस प्रोबेबिलिटी आपके अभी फिलहाल कम है, एडवांस में एक बार को आ जाए थोड़ा बहुत, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। पर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात। चलिए, ओके जी, चलिए अब हम काम कर सकते हैं। अब हमने जैसे सेंटर ऑफ फ्रेम को भी थोड़ा टच कर लिया है, और कोलिजन्स भी आपने सब देख लिए हैं, है ना, केसेस तो देखिए बहुत सारे, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी हमने लास्ट क्लास में देख ली थी, और लगभग हमने सभी केसेस को, है ना, देख लिया है। और चाहे तो हम मूव कर सकते हैं ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, जो क्या है, रोटेशनल डायनामिक्स। तो क्या रोटेशनल डायनामिक्स शुरू किया जाए? ओके, तो रोटेशनल डायनामिक्स में सबसे पहले जो हम लोगों को देख लेना चाहिए वो है प्योर ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशन, एंड देन कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। तो ये टर्म्स पहले क्लियर कर लेते हैं। तो प्योर ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है? ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। अगर बॉडी के हर पॉइंट का वेलोसिटी सेम है एट एनी गिवन इंस्टेंट, देन मोशन इज सेड टू बी प्योर ट्रांसलेटरी। ठीक है, इफ velocity of all the points of the rigid body are having the same velocity, if the velocity of the points of this rigid body are same at any given given instant, then motion is said to be pure translatory. Okay, लिख लीजिए, आगे लिख लीजिएगा, मोशन इज सेड टू बी प्योर ट्रांसलेटरी। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बॉडी ले ली मैंने, तो अगर ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है ना, कोई भी ले लेते हैं, सबकी वेलोसिटी मान लीजिए v नॉट है किसी इंस्टेंट। अब ये सेम रहती है टाइम के साथ या नहीं रहती वो अलग बात है, बट एक इंस्टेंट पर अगर हम ऑब्जर्व करें और ये सेम है, तो हम कहेंगे द मोशन इज प्योर ट्रांसलेटरी। तो ये प्योर ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन। ओके,
सेकंड तरह का मोशन जो है वो है प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशन। अब ये क्या होता है? ये है कि एक बॉडी जो है वो कुछ इस तरह का मोशन कर रही है कि इसके सभी पार्टिकल्स का जो मोशन है, ठीक है ना, वो सर्कुलर है, such that the center of these circles are lying on a line, है ना, किसी लाइन पर लाई कर रहे हैं, and that line is called axis of rotation and which is fixed, है ना, इसे fixed axis rotation भी कहते हैं, fixed axis rotation। ठीक है जी, तो क्या लिख देंगे? if all points of the body moving in a circular path such that centers of these circles are lying on a line called axis of rotation, which is at rest, या which is not translating, है ना, which is not translating। अगर वो अपनी जगह से कहीं नहीं जा रही है और सभी पॉइंट्स का जो मोशन है वो सर्कुलर है और सभी सर्कल्स का सेंटर इस लाइन पर है, तो ऐसे को हम बोलते हैं प्योर रोटेशन और फिक्स एक्सिस रोटेशन। चलिए क्लियर। अब तीसरा तरह का जो मोशन है वो क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। तो जैसे कि अभी अभी हमने देखा था कि अगर मान लीजिए सभी पॉइंट सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, है ना, ऐसे, तो ये ट्रांसलेशन। और अगर मान लीजिए किसी एंगल ऑफ वेलोसिटी से घूम रहे हैं सभी पॉइंट्स इस एक्सिस के अबाउट, then this point is moving in this direction with omega r, and this is coming downwards with omega r, this is going there with omega r। तो दोनों का जो कंबाइंड मोशन होगा, ठीक है ना, दैट इज, तो सेंटर मास की वेलोसिटी वी नॉट कर देते हैं और इसके बाद इसको ओमेगा से रोटेट कर देते हैं, जिसे हम जनरली रोलिंग मोशन कह देते हैं। रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन, है ना, मैंने प्योर रोलिंग नहीं बोला, याद रखना। तो रोलिंग है ये, यानी कि सेंटर मास का कुछ वेलोसिटी है एंड सभी पॉइंट्स का जो कुछ एंगुलर वेलोसिटी है, ये रोटेट कर रहे हैं अबाउट सम एक्सिस जो हम सेंटर मास से पास होते हुए मान सकते हैं फिलहाल। तो दिस एन एग्जांपल ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। तो जैसे कि आपको कुछ पता है टर्म्स कि भाई यहाँ पर जो वेलोसिटी का एनालॉग है वो ओमेगा है ना, एंगुलर वेलोसिटी। मास का एनालॉग क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। फोर्स का एनालॉग यहाँ पे टॉर्क है। तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं शुरुआत में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, लेकिन उससे पहले चलिए एक एक्सप्रेशन निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी हैविंग अ फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। तो एक्सप्रेशन लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी having a fixed axis rotation। तो यहां से हम आई को इंट्रोड्यूस कर देंगे एक्चुअली। तो ये कोई रिजिड बॉडी है मान लो, ठीक है, और ये वो एक्सिस है जिसके अबाउट ये ओमेगा से घूम रहा है। तो कोई भी मास ले लीजिए, जैसे एम आई ले लेते हैं और इसकी दूरी यहाँ से आर आई है, ठीक है ना, ओमेगा फिक्स है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो लीनियर स्पीड थी वो क्या होगी? वो ओमेगा आर आई होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इस पार्टिकल की क्या हो जाएगी? हाफ एम आई वी आई स्क्वायर। और सबका अगर समेशन कर दें तो ये हमें दे देगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल बॉडी। यानी सभी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को अगर हम लिख लें और ऐड कर दें तो विल गेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल बॉडी व्हिच इज हैविंग अ फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें हाफ एम आई, तो वी को मैं क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा। तो ये हो जाएगा आर आई स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर लेके आ सकते हैं। तो हाफ ओमेगा स्क्वायर में बाहर ले आता हूं तो ये समेशन एम आई आर आई स्क्वायर आ जाएगा।
तो हम समझ पा रहे हैं कि भाई ये बहुत सारी पार्टिकल्स हैं, आई का मतलब ith पार्टिकल है, ith पार्टिकल इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस आ रही है, तो समेशन mi square is some quantity which is called as, which is named as moment of inertia. तो ये I है moment of inertia, ठीक है, समेशन mi square. It is analogous to mass actually. जैसे हाफ एम वी स्क्वायर होती है काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो मास का जो रोल ट्रांसलेशन में है वही यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। तो इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो हम समझ पा रहे हैं क्या होगा, इट इज केजी मीटर स्क्वायर। तो चलिए अब कुछ केसेस में देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एक्सप्रेशंस क्या है। तो यहाँ तक सबने नोट कर लिया। चलिए देखते हैं आगे। तो अगर मान लीजिए पहला केस ले लेते हैं कि अगर मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, कुछ मास है, इसकी दूरी यहाँ से r1 है, यहाँ कुछ मास है m2 जिसकी दूरी r2 है ना, तीसरा कोई मास है m3 जिसका r3 है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या होगा। तो ये हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, राइट। तो डिस्क्रीट तीन पार्टिकल है मान लो, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो बस समेशन कर देना है एम आर स्क्वायर का। सेकंड केस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of where mass distribution is continuous, where mass distribution is continuous। तो पहला केस देखने जा रहे हैं, मान लीजिए रिंग है, ठीक है, तो यहाँ एक्सिस इंपॉर्टेंट है, तो ये जो मान लीजिए सेंटर है यानी सेंटर मास, यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम ले लें एक्सिस। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो हम छोटा सा एलिमेंट लेते हैं इसका डीएम, रेडियस आर है मान लो, तो लिखते हैं डी आई। तो डी आई क्या होता है, डीएम आर स्क्वायर। प्रॉपर लिमिट्स में इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका मिल जाएगा, जो मिल जाता है आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना, तो ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर। तो रिंग के केस में रिजल्ट है एम आर स्क्वायर, यहाँ मैं लिख देता हूँ रिंग, मास एम, रेडियस आर। नोट कर लीजिए। सेकंड केस ले लेते हैं डिस्क का, है ना, मास एम रेडियस आ रही है डिस्क, और डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होता है, अबाउट द सेंटर मास, सेंट्रोइडल एक्सिस बोल सकते हैं, तो ये आता है एम आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। मिलकर ड्राइव करने की जरूरत तो नहीं होगी, यानी यहाँ पे एक्चुअली स्मॉलर डिस्टेंस पे जाके एक डी आर विड्थ का रिंग लेना है ना, डीएम लिखना है, और फिर डी आई लिखकर उसे इंटीग्रेट कर देना है फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2 अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। थर्ड केस ले लेते हैं सिलिंड्रिकल शेल का, ठीक है। अगर मान लो कोई सिलिंड्रिकल शेल है, ठीक है, शेल जब मास सरफेस पे होता है यानी एम रेडियस आर, इट इज साइलेंड्रिकल शेल। तो एक्सिस है ये, दिस इज द एक्सिस एंड आई अबाउट इट इज द सेम एज ऑफ द रिंग। यानी अगर देखें
हम इसे कंप्रेस कर दें अलोंग द एक्सिस तो एक रिंग बन जाएगा जिसका मास m होगा, रेडियस r होगा, और रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr स्क्वायर होता है, तो इसका भी आ जाएगा mr स्क्वायर। तो याद रखिएगा, अगर सिलिंड्रिकल शेल है और इसके एक्सिस के अबाउट हमें आई चाहिए तो वो होगा सेम एज दैट ऑफ द रिंग, है ना, और वो होगा mr स्क्वायर के बराबर। सिमिलरली अगर मैं इसको सॉलिड सिलेंडर ले लूं, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर, मास m रेडियस r, सॉलिड सिलेंडर, तो यहाँ फिर से हम वही लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर इसे कंप्रेस कर दें अलोंग द एक्सिस तो बन जाएगा डिस्क जिसका मास m होगा, रेडियस r होगा, और अगर ऐसा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हाफ m r स्क्वायर। ठीक है, अगर हमने मास का डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज नहीं किया है, यानी एक्सिस उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था उसको अगर हमने चेंज नहीं किया है, तो अगर सेम मास है, सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आई विल रिमेन सेम, तो विल गेट द सेम रिजल्ट एज ऑफ द डिस्क, दैट इज हाफ m r स्क्वायर। फिफ्थ केस देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हम बात करें एक थिन रॉड की, चलो थिन रॉड की बात करते हैं, थिन रॉड, तो ये थिन रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, और एक्सिस इसका परपेंडिकुलर ले लेते हैं, और इस एक्सिस के अबाउट अगर हमें आई निकालना है तो विद इन द प्रॉपर लिमिट्स इंटीग्रेट करने पर आई जो आता है वो आता है ml स्क्वायर बाय 12, ठीक है ना, ml स्क्वायर बाय 12। और इसी का स्पेशल केस भी है या तो स्पेशल केस क्या है कि अगर ये रॉड है और एक्सिस यहाँ से पास कर रही है ना, इसके एंड से, तो जो इसे मैं ड्राइव भी कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या है कि अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मान लो मास m है, लेंथ l है, तो यहाँ से x डिस्टेंस पे जाकर हम एक dx लेंथ लेते हैं, और dx का जो dm आता है वो क्या आता है m by l इंटू dx। तो इसका जो di आएगा अबाउट द एक्सिस वो होगा dm x स्क्वायर, यानी dm हमारा क्या हो जाएगा m अपॉन l इंटू dx। अब प्रॉपर लिमिट्स में क्या करते हैं, इंटीग्रेट, तो x के लिमिट्स यहाँ पे क्या होंगे, 0 टू l एक्चुअली, है ना, ऑरिजिन पे, ऑरिजिन से l तक होगा, तो m बाय l ले आए बाहर, और x स्क्वायर का इंटीग्रल होता है x क्यूब बाय 3, और लिमिट्स हैं 0 टू l, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा m बाय l, है ना, l क्यूब बाय 3, दैट इज ml स्क्वायर बाय 3। So this is the moment of inertia of the thin rod when the axis is passing through one of its end. और इसका एक स्पेशल केस भी है कि एंगल पे अगर है तो क्या होगा, तो वो भी हम यहाँ ले लेते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। चलिए यहाँ तक नोट कर लें। चलिए ठीक है, हो गया भाई, बताते रहे। चलिए भाई डन। सो नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं कि अगर मान लो ये है आपकी एक्सिस एंड रॉड, है ना, एक एंगल पे, सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो मास इज m, लेंथ इज l, तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, यहाँ से x डिस्टेंस पे जाकर छोटा सा एलिमेंट लेते हैं dx। तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम द एक्सिस, ये क्या होगा, x sin थीटा। और थीटा कांस्टेंट है, देखिए थीटा वेरी नहीं कर रहा। तो जो di लिखेंगे हम लोग, वो क्या लिखेंगे, dm x sin थीटा का होल स्क्वायर। और dm क्या हो जाएगा, m बाय l इंटू dx। और ये हो जाएगा x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए प्रॉपर लिमिट्स क्या है हमारी, 0 टू l ही है, x वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू l। तो अगर इसे इंटीग्रेट करते हैं लोग, तो m अपॉन l बाहर, साइन स्क्वायर थीटा बाहर, और x स्क्वायर का इंटीग्रल होता है x क्यूब बाय 3, द लिमिट इज 0 टू l। तो वी आर लेफ्ट विद 1 बाय 3 ml स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि थीटा को अगर मैं 0 कर दूं, यानी एक्सिस के अलोंग ही रॉड को रख दूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 0। और अगर परपेंडिकुलर कर दूं 90 डिग्री पर, तो आ जाएगा ml स्क्वायर बाय 3, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ड्राइव किया था। तो इस केस को अच्छे से देखें, है ना, काफी केसेस में यूज होने वाला है ये। तो ml स्क्वायर बाय 3 into sin square theta, where theta is the angle that the rod makes with the axis, है ना, axis about which we are finding the moment of inertia. चलिए, तो यहाँ तक देखिए क्लियर है। तो आगे के रिजल्ट्स ले लें, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शेल क्या है। तो ये रिजल्ट जल्दी से नोट कर लेते हैं। चलिए, पहला, अगर मान सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं, ठीक है ना, सॉलिड स्फीयर। तो अबाउट द डायमीटर एक्चुअली, तो ये सॉलिड स्फीयर है और डायमीटर की एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और मास m और रेडियस r है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डेफिनेटली हम अब ड्राइव तो नहीं करेंगे, ठीक है ना, रिजल्ट्स हम नोट कर लेते हैं। तो इट इज 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है। और अगर ये शेल है, स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल, तो स्फेरिकल शेल के केस में, ठीक है ना, हॉलो स्फीयर होता है ना, तो आई होता है 2/3 mr स्क्वायर। तो चलिए इसे भी नोट कर लेते हैं। तो एक यूनिफॉर्म राइट कोन, नेक्स्ट ले लेते हैं, कोन की बात करते हैं। तो इसे भी आप नोट कर लें। और नेक्स्ट केस जो है वह है यूनिफॉर्म राइट कोन, यूनिफॉर्म राइट कोन। तो कोन कैसा है भैया, कोन ऐसा है कि ऐसे कोन बना हुआ है और ये सॉलिड है, ठीक है। अबाउट दिस एक्सिस हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मास इसका m है और रेडियस ये वाला r है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 3/10 mr स्क्वायर। तो इसे नोट कर लेते हैं। और नेक्स्ट केस जो आने वाला है वह है रेक्टेंगुलर शीट का। चलिए देखें आगे। तो रेक्टेंगुलर शीट है ना, थिन रेक्टेंगुलर शीट, थिन रेक्टेंगुलर शीट।
तो अगर मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ हमें गिवन है L और विड्थ गिवन है या ब्रेड्थ गिवन है B, तो अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? तो इट इज mb² अपॉन 3, है ना, about this axis the moment of inertia is, and the axis which is passing to the center mass and parallel to the length, इसके अबाउट जो आई हो जाएगा वो हो जाएगा mb² अपॉन 12। तो ये तो इंटीग्रेशन मेथड से आ जाएगा डायरेक्ट रिजल्ट से, तो इन्हें नोट कर लें। और अगर हम बात करते हैं अबाउट दिस एक्सिस, चलिए ब्लू कलर से मैं शो करता हूँ, ये वाला एक्सिस है मान लो, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हो जाएगा ml² by 3, एंड अबाउट दिस एक्सिस इट इज ml²/12। तो ये आप नोट कर लें। थोड़ी देर बाद हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर थ्योरम करेंगे, तो इन रिजल्ट्स की जरूरत पड़ेगी हमें। चलिए, तो ये रिजल्ट्स है ना, देख लीजिए एक बार कि हम लोगों ने क्या किया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट हम काइनेटिक एनर्जी से लेके आए। तो आई जो था वो समेशन mi/ri² था, और फिर हमने क्या क्या देखा, रिंग का केस देखा, रिंग जो mr² है, डिस्क जो mr²/2 है, और सिलिंड्रिकल शेल जो है mr² है, सेम एज रिंग, सॉलिड सिलेंडर जो हाफ mr² है, सेम एज डिस्क, थिन रॉड सेंट्रोमास से, यानी इस एक्सिस के अबाउट अगर हम देखें, अबाउट दिस एक्सिस, दिस इज द एक्सिस, ठीक है ना, तो ये आएगा ml²/12। और अगर एक एंड से देखें, दिस इज द एक्सिस, है ना, इसके अबाउट आएगा ml²/3। ये रिजल्ट आपके सामने। और उसके बाद हमने किया, एक एंगल पर अगर रॉड है तो ये आता है 1/3 ml² साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये इसका यूज काफी अच्छा होने वाला है। और उसके बाद हमने शायद देखा, क्या क्या देखा हमने, सॉलिड स्फीयर और शेल देख चुके हैं, कोन देखा था, राइट। लास्ट रिजल्ट हमने कोन का देखा, और ये रिजल्ट हमारे सामने है, ठीक है, दिस इज अ कोन, राइट। तो कोन का तो आया 1/10 mr², याद रखना है। स्फेरिकल शेल का, शेल ये 2/3 mr² है, और सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr²। चलिए मूव करते हैं और दोनों थ्योरम जो है उनकी बात करते हैं, इसका एप्लीकेशन एग्जाम में आता ही है। लेट्स सी कि क्या है थ्योरम्स, तो इनके रिजल्ट्स की बात करेंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, थ्योरम, ठीक है। तो इट इज ट्रू फॉर द 2 एज वेल 3 डायमेंशनल बॉडीज, यानी सभी तरह की बॉडीज के लिए बस ये ट्रू है ना, ट्रू फॉर ऑल बॉडीज, राइट। और ये थ्योरम कहती क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी बॉडी है, राइट, और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, और ये एक्सिस यहाँ से पास करती है, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ICM, तो कोई भी एक्सिस जो इसके पैरेलल है ना, जो पैरेलल है, उसके अबाउट अगर मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीस टू इज D, देन I इज गिवन एज ICM प्लस md²। तो नोट कर लेते हैं कि अगर सेंटर ऑफ मास यानी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ICM, तो कोई भी एक्सिस जो इस एक्सिस के पैरेलल है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस d पर है, तो I अबाउट दैट एक्सिस इज गिवन बाय द फॉर्मूला ICM प्लस md²। तो इंपॉर्टेंट ये है कि दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल काइंड ऑफ बॉडीज, वेदर 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल। पर जो नेक्स्ट थ्योरम होने वाली है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दैट इज ट्रू ओनली फॉर द प्लेनर बॉडीज या 2 डायमेंशनल बॉडीज। तो चलिए देखते हैं उसका रिजल्ट क्या है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए कोई भी बॉडी ले ली, लेकिन ये 2 डायमेंशनल बॉडीज है ना, तो लिख सकते हैं ट्रू फॉर 2 डायमेंशनल बॉडीज या प्लेनर बॉडीज, है ना। तो कहने का मतलब है
कि ये थ्योरम स्फीयर के लिए, शेल के लिए, कोन के लिए ट्रू नहीं है, ये रिंग के लिए, डिस्क के लिए, है ना, प्लेट के लिए ये ट्रू है। तो यहाँ पे देखिएगा कि हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट। तो अगर इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के अबाउट गिवन है, y के अबाउट कुछ गिवन है, ठीक है ना, तो z के अबाउट क्या होगा, यानी z क्या है, जो इन दोनों एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका परपेंडिकुलर से पास होने वाला एक्सिस, देन iz इज इक्वल टू ix प्लस iy। यानी कोई भी दो लाइनें जो इसी प्लेन में हैं, जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, उनके अबाउट अगर हमें i मालूम है, से these lines are x and y axis, and if we know ix and iy, then this theorem says the moment of inertia about the axis which passes through the point of intersection of these two lines, say it is iz, then iz is equal to ix plus iy। तो बस ध्यान ही रखना है कि यहाँ कोई सेंटर मास की जरूरत नहीं है ना, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो सेंटर मास भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, हो या ना हो डजंट मैटर, बस ये बॉडी प्लेनर होनी चाहिए, ये बॉडी टू डायमेंशनल होनी चाहिए। दिस थ्योरम डजंट होल्ड्स फॉर द थ्री डायमेंशनल बॉडीज, दैट इज शेल, स्फीयर, कोन एटसेट्रा। याद रखते हैं। अब इसको हम करते हैं अप्लाई, ठीक है ना। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरम्स, एप्लीकेशन। तो सबसे पहले देखें कि अगर मान लीजिए कोई रिंग है, रिंग, तो इसके डायमीटर के अबाउट आई क्या होगा, है ना, डायमीटर के अबाउट, तो आई अबाउट इट्स डायामीटर। तो अब क्या करेंगे, दो डायमीटर कंसीडर करेंगे जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो अब कहेंगे चलिए, एक अगर आई है, आई एक्स, तो आई वाई भी क्या होगा, अगेन आई, है ना, सिमेट्री है, सेम मास सेम डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब एक डायमीटर के अबाउट अगर आई है तो दूसरे के अबाउट भी आई होगा। तो उनका जो सेंटर मास है, यानी परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइंस एंड पासिंग द सेंटर मास, जो आई जेड होगा वो क्या होगा, वो आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर होगा, है ना। आई एक्स भी आई है, आई वाई भी आई है, बट आई जेड हम ऑलरेडी जानते हैं वो एम आर स्क्वायर है। तो इसका मतलब आई आ गया एम आर स्क्वायर बाय 2। इसे नोट कर लेते हैं कि अगर कोई रिंग है तो डायमीटर के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है ना, तो वो रिजल्ट आएगा एम आर स्क्वायर बाय 2। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन था। चलिए आगे चलते हैं। अगर मान लो ये रिंग है और हमें किसी टेंजेंट के थ्रू अबाउट, ये टेंजेंट है, टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, तो हमने कहा कि लेट इट बी आई, ये आई है मान लो, तो आई हो जाएगा यहाँ पर आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। अब हम अभी भी निकाला है हमने कि डायमीटर, है ना, डायमीटर जो है, जो इसके पैरेलल है वो सेंटर मास से ही पास कर रहा है, तो इसको हम आईसीएम कह सकते हैं। इसके अबाउट जो भी आई होगा उसे हम आईसीएम कह सकते हैं, बिकॉज वैसी एक्सिस के अबाउट है जो उसके सेंटर मास से पास कर रही है। तो आईसीएम की वैल्यू अभी भी आपने निकाली एम आर स्क्वायर बाय 2, और एम डी स्क्वायर के लिए भी ठीक है, डी देख पा रहे हैं आप, वो भी तो रेडियस ही है, तो यानी एम डी यानी एम आर स्क्वायर, तो ये आ गया 3/2 एम आर स्क्वायर। तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज 3/2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम का भी यूज किया और यहाँ हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का भी यूज किया। और यहाँ एक स्पेशल केस आता है, नेक्स्ट केस देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर लैमिना है ना, रेक्टेंगुलर लैमिना, लैमिना, ठीक है, जिसकी लेंथ L है, विड्थ B है और मास M है। तो हम जानते हैं कि भाई इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट दिस लाइन
इसे आई एक्स कह सकते हो, ये क्या है एम बी स्क्वायर बाय 12, अभी भी राइट किया था। और जो ये है जिसको हम आई वाई कह सकते हैं, ये भी एम एल स्क्वायर बाय 12 है, ठीक है ना। तो आई जेड क्या हो जाएगा, आई जेड विल बी आई एक्स प्लस आई वाई, तो दोनों ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा m बाई 12 और ये बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, या एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ही बात है। तो ये हमारा आई जेड आ गया, यानी रेक्टेंगुलर लेमिना के सेंटर मास से पास होने वाली एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, द आई इज m अपॉन 12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल इज द लेंथ, बी इज द ब्रेड्थ। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये छोटे छोटे रिजल्ट्स, अब मैं केस लेने आ रहा हूँ, इसके आने की चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं एग्जाम में, सिंपल केस है। चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे। तो अगर मान लीजिए देखिए थिन रॉड्स हैं, तीन आइडेंटिकल रॉड हैं और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रही है, तो ए बी बी सी एंड ए सी, तो थ्री आइडेंटिकल थिन रॉड्स, आइडेंटिकल थिन रॉड्स, मास एम एंड लेंथ ईच, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ए से पास होने वाली इस एक्सिस के अबाउट विच इज पैरेलल टू बी सी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, ठीक है ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस। चलिए, तो हम जानते हैं कि भाई ए बी वायर जो है वो कितना एंगल बना रही है यहाँ से 60, तो ये भी एंगल क्या है 60, और यहाँ से इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर बात करें, ये एंगल 60 है ना, तो ये हो जाएगा एल एल साइन 60, दिस इज एल साइन 60, यानी एल रूट 3/2। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ए बी वायर, ऑफ बी सी एंड ऑफ ए सी। तो ए बी और ए सी के लिए आपको याद है वो केस की साइन स्क्वायर थीटा, तो m स्क्वायर 60 के लिए क्या करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस जो सेंटर मास है एक्चुअली, ठीक है, वो जीरो होगा, तो ये आ जाएगा m d स्क्वायर, यानी m l रूट 3/2 का स्क्वायर। तो समझ लीजिएगा तो यहाँ से m l स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 3/4, दिस इज 2 एंड दिस इज m l स्क्वायर 3/4, तो 3 से 3 कैंसिल, राइट, और इसे सॉल्व करें तो ये 2 एंड 3 यानी 5 ml स्क्वायर बाय 4, ये रिजल्ट आपको मिल रहा है। ध्यान से देखिएगा, ए बी वायर ए सी 60 डिग्री पर है, और यही केस है कि एक रॉड के एक एंड से एक्सिस पास करेगी और एंगल है थीटा, तो रिजल्ट आया था ml स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा।
चलिए देखिएगा, क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे केसेस और हो सकते हैं, जैसे कि मान लो एक्सिस है जो पॉइंट बी से पास करती है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है ना। सेकंड पार्ट इसका ले लेते हैं। एक्सिस इज पासिंग थ्रू बी and is perpendicular to the plane of the figure, perpendicular to the plane ABC, ऐसे भी कह सकते हैं। ABC जो प्लेन है उसका परपेंडिकुलर है और B से पास कर रहा है। ये क्रॉस लगा दिया मैंने, यानी एक लाइन है जो उसके परपेंडिकुलर B से पास कर रही है। तो अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा। तो AB वायर की बात करें तो AB वायर इज परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस, तो क्या आएगा ml²/3, बिल्कुल सही बात है। और जो BC वायर है वो भी है ना इसके परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री पे है, तो ml²/3। अब बात करते हैं AC वायर। तो AC वायर का जो सेंट्रोमास है, ठीक है ना, उसके अबाउट होगा ml²/12, जो पैरेलल टू दिस एक्सिस है और सेंट्रोमास ऑफ द AC से पास करती है। और जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D, ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इट इज L√3/2। तो फॉर्मूला लगा दीजिए md², है ना, md², where D is L√3/2 होल स्क्वायर। तो ये आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई है ना। और ये मैं आपको बताता हूँ कि किस किस के लिए हमने क्या क्या किया है। तो दिस इज ऑफ AC, है ना, दिस इज फॉर AB एंड दिस इज फॉर BC। समझ लीजिएगा, कोई स्टेप अगर क्लियर ना हो तो पूछ सकते हैं। चलिए, तो ये केसेस थे जब मास और R या L सब गिवन था, है ना, और आपको आई निकालने थे। तो चाहे इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी थी या परपेंडिकुलर एक्सिस या स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को यूज करना था। अब कुछ ऐसे केसेस आते हैं जैसे कि डिस्क दे दी आपको, मास गिवन नहीं है, रेडियस गिवन नहीं है, और आपसे कहा गया कि एक गिवन एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो बताओ किसी दूसरी एक्सिस के अबाउट आई के टर्म्स में रिजल्ट क्या होगा। तो एक सवाल ये मैं लेने जा रहा हूँ नेक्स्ट। तो देखिएगा, ये ले लेते हैं, डिस्क ले लेते हैं। चलो, दिस इज डिस्क, बट दिस टाइम नो मास नो आर, और एक्सिस ले ली हमने ये वाली, टेंजेंट टू द डिस्क, एंड दिस इज टेंजेंट यानी इन द सेम प्लेन, एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन एज कैपिटल आई। तो इन टर्म्स ऑफ आई, इन टर्म्स ऑफ आई आपको बताना है ये पॉइंट कोई ए है, ए, and the axis is perpendicular to plane and passing through A. Question is, find moment of inertia of the disk about the axis passing through A and perpendicular to the plane, correct, in terms of I, है ना, in terms of I। तो जो I given है ना, इसके टर्म्स में हमें बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अबाउट दिस एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट A and is perpendicular to the plane। तो यहाँ देखिए क्या करना है। तो इस बार ना तो मास गिवन है ना आर गिवन है, तो हमें एम और आर के टर्म्स में देना तो नहीं आंसर, लेकिन हम प्रॉब्लम को शुरुआत कर सकते हैं ये मान के कि लेट द मास इज एम, द रेडियस इज आर। तो इसका फायदा क्या होगा, जो एम और आर हम मानेंगे तो जो आई हमें गिवन है इस आई को हम एम और आर के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि एम और आई का जो एक्सप्रेशन है वो क्या होने वाला है एम और आर के टर्म्स में, राइट। तो जब हम आई निकालेंगे अबाउट द पॉइंट ए, है ना, एक्सिस पासिंग द पॉइंट ए, तो वो भी डेफिनेटली एम और आर के टर्म्स में आएगा। लेकिन जब हमें पता होगा कि एम आर स्क्वायर आई में क्या है ना, वी विल सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट।
तो ये इसमें मेथड है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, है ना। लेट मास इज m एंड रेडियस इज r, है ना, मान लेते हैं। तो अब अगर मैं कहूं कि भाई i क्या होगा, तो ये जो i हमें गिवन है, तो ये अंडरस्टैंड कर लें कि सेंटर ऑफ मास यानी डायमीटर के अबाउट जो i होगा, ICM, तो हमें लगाना पड़ेगा ICM प्लस md स्क्वायर। एक्चुअली फॉर्मूला तो पैरेलैक्सिस थ्योरम का ही है। और ICM यानी कि डायमीटर, डायमीटर में जानते हैं कि डिस्क के केस में आता है mr स्क्वायर बाय 4, mr स्क्वायर बाय 4, और ये m है और r ही d है, तो mr स्क्वायर हो गया, यानी ये हो गया 5/4 mr स्क्वायर। तो इससे हमें पता चला कि mr स्क्वायर जो है वो 4/5 i के बराबर है, जिसे हम यूज करेंगे आगे। अब हम बात करते हैं उस एक्सिस के अबाउट जो ए से पास करती है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो आई जो होगा, आई अबाउट ए, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जो सेंटर मास से एक्सिस पास करती है, परपेंडिकुलर प्लेन है, यानी कि mr स्क्वायर बाय 2 प्लस md स्क्वायर अगेन, है ना, md स्क्वायर लगा दो फॉर्मूला, यानी पहले एक्सिस थ्योरम लगाया आपने, तो mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर, तो यानी 3/2 mr स्क्वायर, ठीक है। और mr स्क्वायर कितना है वो तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो 4/5 i है, यानी 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 6i/5। तो इन टर्म्स ऑफ i आपको रिजल्ट मिला, है ना, of the moment of inertia which is passing to the point A and perpendicular to the plane। तो इसे आप एक बार और देखें। सर हाँ जी बेटा, कुछ कह रहे हैं, हाँ बोलिए। ये आपने तो ये आया बेटा आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज बहुत ब्रेक कर रही है, पता चल नहीं रहा कि आप एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं। हाँ पूछो, आराम से पूछो, दोबारा एक बार पूछो। हाँ जी बोलिए, क्या डाउट है आपका। सर हमारी आवाज। हाँ जी बेटा अब आ रही है, बिल्कुल। सर कह रहे थे कि आई ये जो आई एक एक्सप्रेशन आपने लिखा है mr²/2, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक मिनट तो वो रुको, ये एम मैंने, वो mr हाँ हाँ स्क्वायर बाई 2 ICM तो हाँ, नहीं है यहाँ पे, तो देखो क्या देखो है? मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि ये डिस्क है ना, तो डिस्क का ये सेंटर है, तो सी से यस पास सर। होने वाला परपेंडिकुलर टू प्लेन जो है वही तो आईसीएम है, यस और वो क्या mr स्क्वायर बाय 2 है, यस सर। है ना। अब ए जो है वो यहाँ है ए, अब ए से भी जो इसी के पैरेलल एक एक्सिस है जो पास कर रही है, जिस आई की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो आई है, यस सर। क्या समझ रहे हैं। यस सर। यस तो यानी समझ गए ना, तो यानी हम क्या करेंगे, आईसीएम जो इस केस में mr स्क्वायर बाय 2 ले सकते हैं, और जो md स्क्वायर है वो तो वही mr स्क्वायर है ना, तो 3/2 mr स्क्वायर हो जाएगा, ओके सर। ठीक है, राइट।
चलिए, तो ये अगर सभी को क्लियर हो गया है तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट केस है कि अगर हम किसी डिस्क को इक्वल n पार्ट्स में डिवाइड कर दें है ना, सच दैट जैसे ये एक हिस्सा है इसका, मान लो nth पार्ट है ये, और इसका मास m है और रेडियस r है, और हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है केवल अबाउट दिस, है ना, ये जो सेंटर है C, इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और ये nth पार्ट है, nth पार्ट मतलब ऐसे n पार्ट हैं टोटल। तो अगर हम बात करें कि भाई अगर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो I डैश है ना, तो ऐसे n पार्ट का मिला के क्या हो जाएगा, ni डैश, और ये क्या हो जाएगा, ये टोटल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, और टोटल डिस्क का क्या होता है, टोटल मास, है ना, इनटू r²/2। अब रही बात कि भाई टोटल मास क्या होगा, तो टोटल मास अगर एक पार्ट का मास m है और n ऐसे छोटे पार्ट हैं, तो टोटल मास को मैं nm कह सकता हूं। तो ध्यान से देखो, ये I डैश भी क्या आ गया, ये आ गया mr²/2। लेकिन यहाँ पे ये m टोटल डिस्क का मास नहीं है, ये किसका है, ये केवल इसके nth पार्ट का है, ठीक है ना, यानी 1/n टाइम्स ऑफ द टोटल है ये। तो अगर मान लो एक पार्ट आपको दिया जाए जिसका मास m है ना, रेडियस r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का देखिए फॉर्मूला वैसा ही कुछ आ रहा है जैसा कि एक्चुअल पूरी डिस्क का था। तो ये क्लियर कर लें, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि भाई एक क्वाड्रेंट है ना, 1/4 ऑफ अ डिस्क है, मास क्वाड्रेंट का खाली m है, रेडियस r है, तो बताइए इस पॉइंट के अबाउट, है ना, सेंटर है, इसके अबाउट I क्या होगा, तो आप क्या करने वाले हैं, आप सीधे सीधे mr²/2 ही लिखने वाले हैं। चलिए बताइए, हो गया। तो चलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के काफी सारे केसेस हमने ले लिए हैं, बाकी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी कोई डाउट होगा उसे हम देखेंगे। तो आगे अब बेसिकली हमें जो चीजें करनी है ना, वो टॉर्क है, एंगल ऑफ है ना, मोमेंटम है, रोलिंग है, तो इस एक एक करके ये चीजें हम लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको अब आगे बढ़ाएंगे, राइट। और अभी यहाँ तक जो पढ़ा है उसको किसी का कोई डाउट हो तो एकदम रेस कर सकता है किसी भी पॉइंट को लेकर। चलिए, तो क्या क्लियर है भाई आज का? हेलो।